नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? एक लंबे समय के बाद आज फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात बस उसी अंदाज में होगी जिस अंदाज में हुआ करती थी। मिलते हैं फिर से, जहाँ पर चीज़ें कंटिन्यू छूट चुकी थी, आज आगे शुरू करते हैं। अब डेली लेक्चर मिला करेगा आप लोगों को, किसी ना किसी टॉपिक पर, एक ना एक टॉपिक पर डेली लेक्चर लिया करेंगे। जैसे आज हमने टॉपिक उठाया है, जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इन्फिनेटिव और जीरेंड में समस्याएं बहुत आती हैं कि वैसी तरीके से इसको हैंडल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ के नहीं आए हैं। बचपन से हमने पढ़ा है, टेंस पढ़ा है, जनरली ज़्यादातर टेंस पढ़ा दिया जाता है, एक्टिव वॉइस और नरेशन पढ़ा के 12th में ख़त्म कर दिया जाता है, और नाउन प्रोनाउन की डिफिनेशन बता दिया, नाउन प्रोनाउन तो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ये खुद सोचो, हम बचपन से क्या चल करते चले आए हैं, लिखते चले आए हैं। किसी भी चीज़ को हम क्या करते चले आए हैं, लिखते चले आए हैं। क्योंकि हमेशा लिखते हैं, मतलब कोई ना कोई, ये समझिए आप एक से इस टाइम आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई ना कोई ग्रेजुएशन किसी का कंप्लीट हो चुका होगा, कोई पीजी में पहुंच चुका होगा, किसी का पीजी कंप्लीट हो चुका होगा, कोई आगे कर रहा होगा, कोई कंपटीशन में, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई बैंक होगा, कोई रेलवे में जा रहा होगा। सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कोई डिफेंस में जा रहा होगा, कोई एनडीए की पर्टिकुलर तैयारी करेगा, कोई सीडीएस की करेगा, कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर, सारे लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो ये चीज सोचिए कि बचपन से आपको नोट दिया जाता था। हमारे एक टीचर जो भी स्कूल में हुआ करते थे, गुरुजी, वो कहते थे एक कॉपी लो, इस कॉपी में हम बोलेंगे, आप इसमें नोट डाउन करेंगे। अब इसको कल आके हमें, मान लीजिए आप 1 से 10 पेज तक सिखाया है, उन्होंने लिखाया, 1 से 10 पेज तक लिखाते थे जनरली। लिखाने के बाद कहते थे आइए आप लोग कि यहाँ तक 10 पेज लिखे थे, कल आना है आप लोगों को 5 पेज याद करके। जितने भी पेज लिखाए हैं हमने, 10 पेज में जो भी लिखाया है, तो कहते कि चलिए आप लोग 10 पेज नहीं, चलो 5 पेज तो कल सुनाना है, रटना है। वहाँ पर क्यों रट रहे थे? वहाँ पर भाषा कभी रटी नहीं जाती। भाषा के आप बोलना हिंदी सीखे हैं, बचपन से आपकी मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी के हमने कभी रटी है? आपको रटाया गया थी, पापा बोलो, मामा बोलो, चाचा बोलो, बस आप सुनते थे और रिकॉल करते थे, चीज़ें आपको याद हो जाती थी, लेकिन आप रटते थे। भाषा कभी भी रटी नहीं जाती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, इसको हम रट नहीं सकते हैं। कितना रटोगे, कितनी चीज़ें रटोगे? जनरली मार्केट में जाइए आप, अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी में जाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए, कहीं पर आपको 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पर आपको 5500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पर आपको 7300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अब उसमें आओगे तो इसमें रूल मिलेंगे आप लोगों को। किसी में, किसी किसी बुक में आपको 200 प्लस रूल होंगे, किसी में 300 प्लस रूल्स होंगे, कहीं कहीं पर आपको 250 प्लस रूल्स मिलेंगे। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है, जहां पर जैसे जिसने अपने रूल्स लिखे। कोई भी बुक हो, कंप्लीट बुक, एक कंप्लीट बुक हो ही नहीं सकती। एक में कोई भी आप लोगों को कंप्लीट बुक नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो, आप जीएस पढ़ते हैं, क्या जीएस आप लूसेंट से सारा सब कुछ कवर कर जाते हैं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। रटने से आप 1 से 12th तक पढ़े थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, रटते हैं, सभी लोग रटते थे, हम भी रटते थे, सब लोग रटाते थे, वहाँ तक जनरली मैथ तक भी रटा देते थे। ये तो मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश से हम लोगों को, हम भी यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को जनरली इंग्लिश से क्या लगता है? सबसे ज़्यादा डर लगता है शुरुआत में। डर क्यों लगता है? क्योंकि इंग्लिश को हम डरते इसलिए क्योंकि हिंदी से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं सीखते हैं, हमें रटाया जाता है, हिंदी नहीं रटते हैं, समझ भी कर जाते हैं हिंदी। आज भी अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर वहाँ पर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी के आ रहे हैं 20, और जनरली अगर यूपी बोर्ड का लड़का है वो हिंदी चुनेगा, इंग्लिश नहीं चुनेगा। भले उसने इंग्लिश की पेपर तैयारी की, क्योंकि उसे इसमें क्या लगता है? कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि चीज़ें रटी हुई हैं। जब तक चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही हाल है। तो यहाँ पर अब रटना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है, ये वर्ड हटा दो, रटना नहीं है। करना क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रूल। रूल ना 200 होते हैं, ना 250 होते हैं, ना 300 होते हैं, ना 500 होते हैं, कोई नहीं। रूल तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम जो भी बच्चा समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो वो अपना याद कर ले। इसे याद करने के बाद छाप दे जाके। कुछ लोग होते हैं, जिसे आप देख ले होंगे, आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे 1 घंटा पढ़ते हैं, और मान लीजिए 20 नंबर का टेस्ट होता है, उनके 19 नंबर आ गए, 20 में, सॉरी 20 में उनके 19 नंबर आ गए। और एक बच्चा होता है जो खूब रट के गया, उसके 20 में 15 ही आए हैं। तो क्या बात है? इसके कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते हैं। ये रटता नहीं है, चीज़ों को समझता है। जो चीज़ों को समझेगा वो ज़्यादा अटेम्प्टिंग कर लेगा। यही हाल इंग्लिश का है। इंग्लिश में हमने वर्ब तो पढ़ते चले आए हैं कि वर्ब हमने पढ़ा है कि इंग्लिश में वर्ब टॉपिक आता है, वर्ब में ही रिलेटेड होते हैं। अब ये तो आसान से पढ़ा है कि एक टेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये तो 12th की बात है। लेकिन आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन की तैयारी देंगे, वहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा। कि ऐसे नहीं सीख लिए कि सब्जेक्ट वर्ब बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होता। जैसे एक मार्क सेंटेंस लिख रहे हैं, हम लिखा हमने आई गो ऑब्लिक
आई गोज, यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर लिखा है सी गोज ऑब्लिक गो। देखिए दो प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं इसमें। क्लास में कोई बच्चा बैठा होगा, वो कह सकता है कि आई के साथ सर हमने पढ़ा है कि आई के साथ गो लगता है, गोज नहीं लगता है, ठीक है। सी के साथ गो नहीं गोज लगता है, ठीक है। आखिर जब भी हम पढ़ाते हैं, कोई भी बात देते हैं, स्टार बना के नोट कर लो। कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वाई का रिप्लाई आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ऐसा क्यों कि आई के साथ हम गो लगाते हैं, गोज क्यों नहीं लगाते हैं, कि सी के साथ हम गोज लगाते हैं, गो क्यों नहीं लगाते हैं। ये रीजन अगर आप जिस दिन वाई का रिप्लाई अपने माइंड में लाने लगे, उसी दिन आप कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे। उस दिन रटना नहीं आपके माइंड में आएगा, उस दिन आपके माइंड में आएंगे चीज़ें समझना। जिस तरीके से हम मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर अगर 0 लिखा है तो हमारे माइंड में जनरली आता है, तो बोलेंगे पहली बात तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि मैथ को हम बोल के करते हैं, इंग्लिश हम बोलते नहीं। इंग्लिश में अगर लिखा है कि राम वेंट टू कॉलेज, अगर ऐसे लिखा राम वेंट तो हम मन में ही पड़ जाएंगे। इतने होते हैं कि ऐसे विवेकानंद आप हों कि देख रहे हैं चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं, सारी चीज़ें एक बार हम पढ़ देंगे, उसके बाद पेज फाड़ देंगे, हट जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम राम वेंट टू कॉलेज लिखा है तो बोलते नहीं है, सिर्फ नज़रों से देखते हैं। अब यहीं पर ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो क्या करते हैं कि 6 के ऐसे मल्टीपल ढूंढेंगे तो आप तुरंत बता दें कि x प्लस 3 और x प्लस 2 होगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि इस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसमें आपने चीज़ें रटी नहीं है, मैथ हो रीजनिंग हो। जिसे जीएस में जीएस वर्सेस इंग्लिश में यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसको भी हम रटते हैं और इसको भी रटते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आई गो और आई गोज में क्या डिफरेंस है। कोई बच्चा बताए अगर कमेंट करके, तो देखे बताइए आई गो आई गोज में क्या है। तो पढ़ा है कि आई के साथ गो लगता है, आखिर क्यों लगता है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे मास्टर साहब ने बताया है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब लगती है उसके साथ। दूसरा बताएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारी प्लूरल हो तो वर्ब उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। सब्जेक्ट आई को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल में, प्रेजेंट में, पास्ट में हम सिंगुलर में भी इसे कंसीडर करते हैं। आई के लिए बताएंगे, स्पेशल रहता है स्टार पर, बाद में बताएंगे। अब ये आई के साथ हमें पता है कि सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लग गई है, ठीक है। सी के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लग गई है, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात समझ गए हैं। दूसरा हम यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, दूसरा एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए सेंटेंस, ही गोज ऑब्लिक गो। इसमें से ये बताइए क्या सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कि आई हो सकता है ही की जगह पर, यहाँ पर रिप्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट दिया है। आपका यहाँ पर आई गो होगा, ऑब्लिक या ही गोज होगा, दोनों ऑप्शन लिखे हैं। तो आप लोग बताइए कि आई गो होगा या ही गोज होगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है? आई गो भी हो सकता है, मतलब इसको रिप्लेस करना है हमें, इस सेंटेंस को सही करना है कि आखिर इसमें ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। जिस पे सही हो उस पर डबल टिक मार देना। ये है तुम्हारा 1 नंबर, कमेंट में करना कि 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। 1 नंबर होगा तो लिख देना गोज होगा, गो होगा। आखिर क्यों होगा, यहाँ पर ये बात आती है। फिर माइंड में वही चीज़ होनी चाहिए कि आखिर भाई का रिप्लाई आए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि ही है, ही के साथ हम क्या लगा देंगे। कोई बच्चा कहेगा कि सर ही के साथ गोज नहीं, गो नहीं, गो जाता है, ठीक है, सहमत हो गए हैं। दूसरा बच्चा तब तक उठ के बोलेगा, उसे बात हजम नहीं होगी, उसे बात हजम नहीं होगी कि ही के साथ कि हम सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हम गोज काट के ही गोज को हम रखें ना, ही को काट कर अगर हम आई कर दें तो भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटी दोनों है। कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपने अगर सिक्का एक उछाला है, सिक्का जानते होगे, सिक्का अगर आपने उछाला है तो उसमें एक हेड आएगा एक टेल आएगा, जनरली पता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अगर हम उछाल लेंगे सिर्फ हेड आएगा? पॉसिबिलिटी दोनों की, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, या ये हो सकता है कि 2 बार में हेड, अगर कोई बच्चा बोलेगा हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ये नहीं इसमें श्योर है कि क्या आएगा, तो आने के बाद पता चलेगा। वैसे यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ही गोज हो सकता है या आई गो हो सकता है। बात सही है, सहमत है। आखिर क्यों होता है? एक हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट और बला वाला चीजें जो भी आ जाएं, क्या क्या आ सकता है उस पर हम बात नहीं करें, हम बात करते हैं सब्जेक्ट। टेंस बनाने के लिए
कोई भी अगर कंप्लीट टेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई वर्ब होगी, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा। तो हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं छोटा सा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलता है। मतलब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज ना होना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलता है। ये बताइए कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अगर यहां पर आप ये दोनों चीजें सही हो सकती हैं, इसी से आप कंफ्यूज देख लीजिए। एक तो पहला पॉइंट है, अगर कोई भी चीज पहले से सही हो हम उसको गलत नहीं करते हैं। चलिए इस बात को आप भूल गए हैं, तो दूसरी बात इसको ध्यान रख लीजिए, कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है, वर्ब के अकॉर्डिंग हम कभी भी सब्जेक्ट का बदलाव नहीं करते। अगर यहाँ पर वर्ब लिखा है, अगर गो लिखिए तो यहाँ माई नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब बदलेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं बदला जाता है। चलिए इसी बात पर आगे हम शुरू करते हैं कि इन्फिनेटिव और जीरेंट क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जीरेंट आगे बताते हैं कि इन्फिनेटिव और जीरेंट का हम प्रयोग इंग्लिश में कहाँ कहाँ करते हैं। देखते हैं कि इन्फिनेटिव और जीरेंट, इन्फिनेटिव को हम किससे व्यक्त करते हैं कि 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव से व्यक्त किया जाता है, और वर्ब की ING जो होते हैं उनको हम जीरेंट कहते हैं। तुरंत एक बच्चा बोल देगा अगर क्लास में बैठा होता कि सर वर्ब की ING को जीरेंट कहते हैं, वर्ब की ING को हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। सही बात है आपकी, कहाँ पर यूज होता है वो बताएंगे जब आएंगे। इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल तीनों का एक कंबाइन बाद में बताएंगे। पार्टिसिपल का पहले बताने के बाद फिर तीनों का बताएंगे यूजेज कहाँ पर किसका करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि कोई भी जगह आप चीज सीखते हैं कि नाउन है, कि नाउन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं, नाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे प्रोनाउन का प्रयोग हम इंग्लिश में कहाँ कहाँ करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन को रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं। इस तरीके की चीज है, इसीलिए इनका प्रयोग है कि इन्फिनेटिव और जीरेंट का आखिर प्रयोग होता क्या है। सबसे पहली बात है देख लीजिए कि इन्फिनेटिव और जीरेंट एक ऐसी वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब सुना नहीं होगा, तो जान लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में हेल्प होती हैं, हेल्प करती हैं सेंटेंस को, लेकिन सेंटेंस कभी नहीं बनाती हैं। सेंटेंस कौन बनाता है, नॉन फाइनाइट नहीं, फाइनाइट वर्ब सेंटेंस का निर्माण करती हैं, जिनका प्रयोग हम टेंस में करते हैं, जिनका प्रयोग हम सिंटेक्स में करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर का निर्माण कभी नहीं करती हैं। जैसे इन्फिनेटिव हो गया और जीरेंट हो गया है और पार्टिसिपल हो गए, ये सारी की सारी वर्ब कैसी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। दूसरा पॉइंट एक और, जितने भी पॉइंट होते हैं जनरली इनको नोट किया करो। जो पॉइंट होते हैं मेन वही होते हैं, जैसे इंग्लिश मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं, जो पॉइंट नोट किया है उसी पर आप 10 से 20 सवाल, 1000 सवाल सारे कर जाते हैं, ऐसे इंग्लिश में। दूसरा, एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए यही वाला सेंटेंस लिखा है, ये वाला सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस में जो भी है, अगर एक सेंटेंस कितना भी लंबा लिखा हो, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर सेंटेंस बहुत लिखे हैं, बहुत लंबे लंबे, अगर हम दो फाइनाइट वर्ब प्रयोग करना चाहें या 3 फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में, पहला देखिए मान लीजिए लिखा है सेंटेंस, एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर हमको 2 सेंटेंस लिखने हैं तो क्या करेंगे, एक सेंटेंस में एक ज्यादा फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है, पर नॉन फाइनाइट हम एक सेंटेंस में कितनी भी ला सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितनी भी आ जाए, कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई बच्चा कहे अगर हम 2 सेंटेंस को जोड़ना चाहें तो 2 सेंटेंस को जोड़ना चाहेंगे तो 2 फाइनाइट वर्ब आएंगी, ठीक है आएगी, पर कैसी आएंगी, 2 सेंटेंस जब भी जोड़ोगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। कंजंक्शन से हम 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे तभी 2 फाइनाइट, अगर किसी सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब है इसका मतलब कंजंक्शन होगा। तो एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए 2 फाइनाइट वर्ब को, ध्यान से सुने, 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए हमें कितने कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखना, जितने हो उससे -1 कर देना। इसका मतलब कितनी पड़ेगी, 1 पड़ेगी। मान लीजिए आप लोगों को 3 फाइनाइट वर्ब जोड़नी है, 3 फाइनाइट वर्ब जोड़नी है, इसका मतलब कितने कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें से -1 कर दीजिए, कितना हो गया 2। आप लोगों को 10 फाइनाइट वर्ब जोड़नी है, मान लीजिए 10 फाइनाइट वर्ब आप लोगों के एक सेंटेंस में जोड़नी है, इसका मतलब कितने कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, 9 पड़ेगी। हर बार बस -1 होगा, ध्यान रखें, हर बार क्या होगा, सिर्फ -1 होगा। बाकी ये जो सेंटेंस लिखे हैं इस पर बात करते हैं। देखिए सेंटेंस में क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेंटेंस लिखा है, पहले हम समझते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होता है, जनरली इन्फिनेटिव का प्रयोग हम नाउन के बाद करते हैं, पहला। दूसरा, इन्फिनेटिव और जीरेंट दोनों वर्ब के बाद करते हैं। तीसरा हम कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव के बाद बात करते हैं। एक तो नाउन के बाद होता है, एक वर्ब के बाद होता है और एडजेक्टिव बाद होता है। इंग्लिश में इसका प्रयोग बस 3 ही जगह किया जाता है कि या तो नाउन के बाद आएंगे, या तुम्हारे वर्ब के बाद आएंगे बाद, और एडजेक्टिव बाद। बात ये आती कैसे कब पहचानेंगे कि कहाँ पर इन्फिनेटिव हमको लगाना है, कहाँ पर जीरेंट लगाना है। ये तो इनके बाद आएंगे तो ठीक है, इनकी फिक्स पोजीशन हो गई है, ये तो इनकी क्या हो गई है, पोजीशन हो गई है, ये इनकी हो गई पोजीशन। पोजीशन से ज्यादा डिपेंड करता है कि पोजीशन पर हमें रखना क्या है, कहां पर हमें इन्फिनेटिव रखना है, कहां पर हमें जीरेंट रखना है। देखिए यहां पर लिखा है दे आर लकी टू फाइंड, यहां पर लिखा है दे आर लकी इन फाइंडिंग। देखिए यहां पर ये लिखा है टू, ये लकी क्या है, पहली बात ये क्या है, ये वर्ब है,
और वर्ब के बाद जिसे पढ़ा होगा हमने, होता है सब्जेक्ट, SOV, जनरली पढ़ा होगा सब्जेक्ट। ये वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जब ये वर्ब किसका काम कर रही होगी, मेन वर्ब का काम करेगी। जब ये वर्ब लिंकिंग वर्ब बन जाएगी तो इसके बाद हम एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन और प्रोनाउन भी आ सकते हैं। कंफर्म है, दोनों चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर ये वर्ब किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। लिंकिंग वर्ब का लकी क्या है, यहाँ पर है एडजेक्टिव है। वो कैसा आदमी है, लकी आदमी है। कैसा का रिप्लाई करने पर वो क्या होता है, एडजेक्टिव का भाव देता है। यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर हमने लिखा है 2 + B1। यहीं पर देखिए सेम सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है जीरेंड, यहाँ पर लिखा है जीरेंड, यहाँ पर लिखा है आई से इन्फिनेटिव, जी से जीरेंड हो गया। अब बात आती है कि इन, ये प्रीपोजिशन क्यों लगा है। जब भी अगर हम देखें एडजेक्टिव के बाद जस्ट बाद हम रख सकते हैं, डायरेक्ट जस्ट बाद हम जीरेंड रख सकते हैं। जीरेंड बराबर होता है नाउन, और नाउन अगर आए तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। चलो एक कॉन्सेप्ट है, बाद में बता देंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। जो भी हो देखें इसे एक बार, दिमाग में सोचें कि क्या हो सकता है, सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। देखें इन दोनों को, क्या हो सकता है कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। देखिए बताइए, दोनों लिखें उसके बाद ये लिखें, फिर हम समझाएंगे आखिर ये सही है या गलत है। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अब आखिर क्यों सही हैं, जब भी एक कोई चीज है, अगर आप लोगों को अगर आ रहा है तो अच्छी चीज है, नहीं आ रहा है तो तुरंत जहां भी बैठे हो, जिस भी शहर में हो, जहां पर भी हो, जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, किसी भी पर्सन के पास पढ़ रहे हो, उससे तुरंत पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। वो बताए फिर भी पूछें, उसके बताने से पहले आप पूछेंगे तो टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है कि अच्छा हाँ बच्चा इच्छुक है जानने से, बच्चा अपने आप इच्छुक है जानने से। तो ये बताइए आखिर ये सही क्यों है कि यहाँ पर तो आपने सेंटेंस यहाँ तक देखा, कामा कामा, हम जनरली लोग होते हैं यूपी बोर्ड वाले, देखते हैं कि आखिर कि कामा कामा क्या आ रहा है, बाकी यहाँ पर अच्छा यहीं पर कोई गड़बड़ है तो छाट देंगे। अच्छा है, 2 सेंटेंस साथ साथ लिखें, अच्छा यहाँ तक तो सारी चीजें सही है, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़, या तो ये सेंटेंस सही है या तो सही है। ये नहीं कहेंगे कि दोनों सही हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, एक सही एक गलत, पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, ये भी हो सकता है। अब बात आते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटिव, यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग क्यों किया गया। यहाँ पर इन्फिनिटिव और जीरेंड का प्रयोग किया, जब भी इन्फिनिटिव और जीरेंड का प्रयोग होगा, जब भी इन्फिनिटिव और जीरेंड का प्रयोग होगा तो उसमें क्या होगा, एक कोई ना कोई एक कारण होगा, एक कॉज होगा, और उसका क्या होगा, अगर कोई कारण आया तो उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक कोई कॉज आया है उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई कॉज आया है अगर इफेक्ट पड़ेगा। अगर कॉज पहले हुआ है, अगर कॉज पहले हुआ है उसके बाद इफेक्ट आया है, इसका मतलब अगर कॉज पहले हुआ है उसके बाद अगर इफेक्ट आया है, इसका मतलब इफेक्ट को हम हमेशा किस में लिखेंगे, 2 + B1 में लिखेंगे। अगर दूसरा, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर इफेक्ट पहले पड़ गया है कॉज बाद में आया है, इसका मतलब कॉज को हम फिर इस वाले इफेक्ट को हम किस में लिखेंगे, वर्ब की ING में लिखेंगे। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 चीजें कौन कौन सी ध्यान देनी, पहली बात ये ध्यान देनी, अगर कॉज और इफेक्ट होगा, एक कारण होगा तो उसका दूसरा प्रभाव दिखेगा। अगर आपने गाड़ी तेज चलाई है, आप मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की दूरी जानी है, आप अगर 1 घंटे में वहां पहुंच जाते थे, मान लीजिए 2 घंटे में पहुंच जाते थे, स्पीड आपको 50 ही रखनी थी। अगर आपका ये कारण क्या था, आपको वहां जाना था, आपका कारण हो गया था कि आपको अब वहां पर हमें पहुंचना है सिर्फ 1.5 घंटे, तो क्या करेंगे आप, स्पीड बढ़ा देंगे, उसका प्रभाव दिख जाएगा, आप समय से पहले पहुंच गए। यही बात यहां पर है कि अगर आपको कॉज और इफेक्ट में, अगर कॉज पहले है इफेक्ट उसका दिख रहा है तो 2 + B1 है, अगर कॉज बाद में है तो इफेक्ट दिखेगा तो वर्ब की ING में। चलिए देखते हैं यहाँ पर, दे आर लकी टू फाइंड। पहले बताइए कोई पर्सन फाइंड करेगा या लकी होगा, लकी होगा तो लोग उसे फाइंड करेंगे या फाइंड होने के बाद उसे लकी करेंगे। कॉन्सेप्ट समझे, रटे नहीं कि कहां पर देखो दोनों चीजें आ सकती हैं। अभी यहां पर हम बताएंगे क्यों आती है, और भी अच्छा तरीका बता देंगे, कोई कंफ्यूजन होने की नहीं। पहले शुरुआत समझिए, जितनी चीजें होती हैं, शायद हम 4 से 5 चीजें बताएं, एक आपके माइंड में पहुंच जाए। ऐसा हम नहीं बताएंगे कि नहीं यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वो आपके माइंड में ना पहुंचे तब क्या करोगे। 2 से 3-4 चीजें बताएंगे जो आप में आ जाएंगे। पहले बताइए यहाँ पर जो लकी हैं वो लोग फाइंड क्या करेंगे या फाइंड वाले लोग लकी करेंगे। दोनों चीजों का डिफरेंस यहाँ पर समझिए कि फाइंड है लकी है कि लकी होने के बाद फाइंड होगा। बताइए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ये दोनों सही हैं। जब तक आगे सेंटेंस और नहीं हो सकता है तब तक हम इन दोनों सेंटेंसेस को सही मानेंगे। ध्यान रखना, यहां तक अगर आगे और कोई सेंटेंस जोड़ दिया जाए कि यहां पर अगर कोई पर्सन उसको लकी होने के बाद फाइंड कर रहा है, लकी इसका मतलब लकी यहां पर क्या है, कॉज है। लकी यहां पर काज है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसे फाइंड मिल रहा है, उसका यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि कोई पर्सन पहले लकी था उसको फाइंड किया गया है। यहां पर क्या है, यहां पर लकी और फाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, लकी और फाइंडिंग में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पर लकी और फाइंडिंग में, यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं किसी पर्सन को पहले खोजा गया, बाद में उसका लक सामने आया है। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना जब तक ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज हो, जैसे हमने लिख रहा है हमने कि ही सा, देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। उसके साथ भी ये क्या है, पास्ट का V2 है, सिंपल पास्ट, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तीसरी बात आती है कंडीशन सेटिस्फाई, सब कुछ पड़ा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, सारी चीजें सिर्फ फुलफिल ले रही है, उसके बाद भी सेंटेंस क्या है, रोंग है। उसके बाद भी सेंटेंस क्या है, रोंग है। ही सा मतलब क्या है, सेंटेंस जब भी बताएंगे, सेंटेंस अगर कभी भी मीनिंगफुल ना हो तो वो सेंटेंस क्या माना जाता है, रोंग माना जाता है। ही सा तुमने क्या देखा है, चोर देखा है, डाकू देखा है, डॉक्टर देखा है, पुलिस देखा है, अगर हमने कहते हैं कि ही सा अ मैन, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। अब ये सही हो जाएगा। देखो रट के नहीं, समझ के करो चीजें, समझ के करोगे तो खुद बता दोगे कि ही सा अ मैन सही है, ही सा गलत है। जिस तरीके से ही इज एन ऑनेस्ट, बचपन पढ़ते चले क्लास में, टीचर भी इसका अगर जो भी यहाँ पर एन नहीं लगाता था, टीचर उसका काट लेता था नंबर 1, और जो भी नंबर मिलते हो 3 4 5 1 2 जो भी दिए जाते हैं जैसे भी रहते थे उस तरीके से काट लेता था, उसे मिलता था। जनरली ये क्या होता है, गलत होता है। ये क्या होता है, गलत होता है। ही इज एन ऑनेस्ट, आखिर क्यों गलत होता है ऑनेस्ट है? ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ए एन क्या होते हैं, इन्हें हम डिटरमिनर ऑब्लिक आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल भी होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। डिटरमिनर हो चाहे आर्टिकल हो, इनका जन्म सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है। बाकी ये पूरी इंग्लिश में किसी के लिए भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए होता है, बाकी इंग्लिश में किसी में साथ प्रयोग नहीं होते हैं। चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रीपोजिशन कंजंक्शन, कोई भी चीज हो, कभी भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एन गलत हो जाएगा। अगर हम यहीं पर ऑनेस्ट मैन लिखते हैं, अब देखिए मेन क्या हो गया, नाउन। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। नाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, हो गया नाउन। और नाउन कभी भी बगैर आर्टिकल या डिटरमिनर के नहीं आते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अपना साथी लेके चलता है, अपना साथी लेके चलता है। अपना साथी उसका कौन होता है, डिटरमिनर होते हैं। और वो कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, कभी भी अकेले नहीं चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये चीजें, दोनों चीजें समझ के हो गए कि अगर कॉज आया है, कॉज पहले आया है, इफेक्ट बाद में दिख रहा है, तो 2 + B1 होगा। अगर इफेक्ट पहले दिख गया है, कॉज बाद में हुआ है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। आइए आगे 2 सेंटेंस और लिखेंगे, इनको समझाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है कि अभी हमने बताया था कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट और कॉज देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कॉज पहले आया है, उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो कॉपी में लिख लें 2 + B1। अगर इफेक्ट पहले आया है, कॉज उसका बाद में दिख रहा है, तो वर्ब की आईएनजी लगाना। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, ये जान गए। दूसरी चीज हम अभी आपको इसीलिए और सेंटेंसेस लिखे हैं, उसमें भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे वर सक्सेसफुल। अब यहाँ पर सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव बताया था हमने, यहाँ पर एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। ये वर्ब क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अब इन फाइंडिंग, अब बताइए कि पहले आपको लोग ढूंढेंगे या सक्सेस, पहले आप सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद आप लोग, जैसे ही आप सक्सेसफुल है, मान लीजिए आज आप किसी एक छोटे से माचिस के डब्बे जैसे रूम में रह रहे हैं, वहां पर रहने के बाद आप एनडीए है या सीडीएस है, या आप सीडीएस में हैं, या आप एयरफोर्स में हैं, जिसमें भी हो, नेवी में, जिसमें भी सिलेक्ट हो जाए, एसएससी में हो जाए, अगर बढ़िया पोस्ट पर हो जाए, आप सक्सेसफुल हुए, लोग आपको क्या करने लगेंगे, फाइंड करने। मतलब आपका इफेक्ट पहले दिखा है, बाद में उसका क्या आया है, कारण आया है। पहले लोग आपको नहीं सर्च कर रहे हैं, सर्च कब कर रहे हैं, जैसे आप सक्सेसफुल हुए हैं, लोग आपको सर्च करने लगे। इसका मतलब क्या है, इफेक्ट दिख गया है, इफेक्ट दिख गया, इसका मतलब कॉज क्या होगा, पहले आप सक्सेसफुल हुए, बाद में लोग आपको फाइंडिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी। ये वाला सेंटेंस पूर्ण रूप से कंप्लीटली सही है, जिस तरीके से पूर्ण रूप से सही है। अब बात आती है इसमें, अगर ना सब कभी समझ पाओ तब क्या दिक्कत होगी। दूसरा देख लीजिए, जो भी इन्फिनेटिव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, जीरेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, इनडिपेंडेंट होते हैं। इतना ध्यान रखना। जो भी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इन्फिनेटिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जीरेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। बात आती है कि किस पर होते हैं, मतलब इस सेंटेंस में आखिर किस पर डिपेंडेंट होंगे। कोई भी पर्सन किस पर डिपेंडेंट होता है, किस पर होगा, किस पर होगा बताइए। अगर कोई भी हो बच्चा तो भी एक बार सोचने के देखे कि ये डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट है, आखिर होते क्या हैं। इन्फिनेटिव है, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इन्फिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये वाले पर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट किस पर होते हैं, ऑब्जेक्ट पर होते हैं। अगर सब्जेक्ट
डिपेंडेंट है, अगर कोई भी वर्ब है वो इन्फिनेटिव जब लगेगा, अगर डिपेंडेंट है तो क्या लगेगा वहां पर, सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है तो इन्फिनेटिव लगा देना, सब्जेक्ट पर इंडिपेंडेंट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, हमने जनरली आप लोगों को दिखा होगा नो बार्गेनिंग और लिखा होगा था नॉट टू बी सेल्ड, लिखा देखा है। यहाँ पर देखिए बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, ये बताइए कैसा फैक्ट है, ये किस पर डिपेंड करता है, जनरल फैक्ट है, डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है। खुद सोच के देखो कि अगर हम यहां पर लिखें कि नो नॉट टू बी बार्गेनिंग, देखिए नॉट टू बी बार्गेनिंग, हमने यह लिखा है कि नॉट टू बी बार्गेनिंग, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है नॉट टू बी बार्गेनिंग। यहां पर मान लीजिए भरना हो तो क्या करोगे, टू बी बार्गेनिंग होगा नहीं, क्योंकि बी के यहां पर पैसिव बन जाएगा, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेगा, बार्गेनिंग नहीं होगा। एक तो ये गलती हो सकती थी, बाइनरी जो माइंड में नहीं आई थी, जो आप लोगों को भी हमने बता दी है। तो यहां पर होता है नो बार्गेनिंग। अब यहां पर सोचिए बार्गेनिंग, मान लीजिए पहला वाला तरीका इसमें सेंटेंस में नहीं आ रहा है, सिंगल सेंटेंस है कि आप बार्गेनिंग कैसा सेंस है, आप मान लीजिए दुकान के बाहर गए, कहीं लिखा होगा कि यहाँ पर मोल भाव नहीं किया जाता, आप बार्गेनिंग कृपया ना करें। दुकान पर गए हैं, जिसे दुकान पर जाने के बाद जनरली लोग क्या करते हैं, उन्हें 100 रुपये की चीज बताई है कि नहीं हमको तो चाहिए भाई, ऐसा कर लो 90 कर लो 95 कर लो, वहां पर लिखा होता है फिक्स रेट दुकान है। फिक्स रेट का दुकान का मतलब ही हो जाता है कि नो बार्गेनिंग, वहां पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बार्गेनिंग में क्या आ जाएगा, जनरल में बात होने लगी। जनरल का मतलब है डिपेंडेंट है, वहां पर ऐसा नहीं कि अगर हम जाएं तो हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप जाएं नहीं कर सकते। इसका मतलब होल दुनिया में जितने भी वहां पर उस दुकान पर जाएंगे, ये मान लीजिए शॉप बनी है, इस शॉप पर चाहे पूरे वर्ल्ड के लोग जाए, चाहे हिंदुस्तान के सारे कोई भी जाए पर्सन, लेकिन बार्गेनिंग नॉट अलाउ, इसका मतलब जनरल है, जनरल है इसका मतलब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है इसका मतलब इसका कोई सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सारे सब्जेक्ट का मतलब है इसका मतलब एक सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसके साथ है हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ता है, इसके साथ है इन्फिनेटिव आता, लेकिन लिखा लोगता है नो बार्गेनिंग है। अब ये बात है कि जनरल बात है, जनरल बात में यहां पर डिपेंडेंट बात नहीं है, ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी में कहीं अगर ऐसा ना कर जाए कि आप जल्दबाजी में इन्फिनेटिव है कि यहां पर हम ये बात डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट के साथ इन्फिनेटिव लगता है और इंडिपेंडेंट के साथ लगता है। अब बताइए यहां पर क्या डिपेंडेंट है, अगर हम कह दें कि मान लीजिए बार्गेनिंग यहां पर लिख दें, एक दुकान है उसमें कह दें कि 4 मित्र गए, एक्स वाई जेड 3 मित्र गए हैं, हमने कहा है ये 3 लोग यहां पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, तब डिपेंडेंट है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट में बात होती है, कैसी बात होती है, जनरल सेंस में जो भी बातें होती हैं वो इंडिपेंडेंट बातें होती हैं। सारे लोग में से कोई भी जाए बार्गेनिंग, इसको हम किसमें करेंगे, जीरंड गए। यहां पर लिखा है नॉट टू बी सेल्ड, यहां पर लिखा है कि नॉट टू बी सोल्ड, यहां पर मतलब है कि नॉट टू बी सोल्ड, मतलब है कि कहीं पर मान लीजिए 10 प्रोडक्ट लिखे हैं, मान लीजिए कि आप एमआर का काम करते हैं, ध्यान से सुनिए कि एमआर का काम करते हैं, आपको 10 दवाई दी गई हैं, 10 दवाई में मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए 10 दवाई दी हैं, यहां पर कोई एक्स और वाई नाम की कोई दवाई होगी, आपसे कहा गया है 1 से लेकर 10 तक 10 दवाई दी गई हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर क्या है सोल्ड का मतलब, खुद अभी समझ जाओगे, खुद समझ जाओगे कि क्या कि यहां पर आखिर टू बी मतलब टू बी 2 + B1 है, यही ये पैसिव बन गया है। पहली बात तो ये है, देख लीजिए यहाँ पर आपसे कहा गया कि एक्स और वाई नाम की जो दवाई हैं वो आपको सोल्ड नहीं करनी है, बाकी क्या करनी है, सभी बेचनी है। 8 दवाई बेच सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार की परमिशन नहीं, इन दवाइयों को आप अब नहीं बेच सकते हैं। समझे कुछ बात है कि मतलब है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर है फिक्स हो गया है। अब ये बात फिक्स हो गई है, अब ये फिक्स हो गया। आपसे कहा जाए, अगर आपको 5 रुपए दिए जाएं, पापा ने 5 रुपए दिए, आपसे कहा है बेटा इसमें 1 रुपये बचाना है, 4 आप खर्च कर सकते हैं, 4 फिक्स हैं आपके, ये भी फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट होने पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तीसरा आते हैं, यहाँ पर लिखा है वी लाइक टू सिंग, यहाँ पर लिखा है वी वर्सेस, मतलब समझना है बी लाइक सिंगिंग, ये क्या मतलब हो सकता है, दोनों चीजें एक ही लिखी है कि बी लाइक टू सिंग, बी लाइक सिंगिंग, दोनों सेंटेंस सही है। पहला ऑप्शन दोनों सेंटेंस सही है, दूसरा ऑप्शन दोनों सेंटेंस गलत है, तीसरा ऑप्शन पहला सेंटेंस सही है दूसरा गलत है, चौथा ऑप्शन है दूसरा सेंटेंस सही है पहला गलत है। ध्यान से चारों ऑप्शन सुने, चारों ऑप्शन बताने की कोशिश करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कोशिश करें बताने की। आगे देखते हैं, बताओ क्या हो सकता है आंसर, ये वाला सही है या ये वाला सही है, कि ये वाला गलत है ये वाला सही है, ये वाला गलत है ये वाला सही है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों गलत हैं, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं पता होता है हमें, हमें नहीं पता होता है कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। कब पता होगा, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कब पता होगा, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए ठीक है, अभी हम बताते हैं आप लोगों को ऑप्शन कौन सा सही होगा। हमने 4 ऑप्शन बोले थे कि पहला सही है कि दूसरा सही है,
पहला गलत है कि दूसरा गलत है, कि दूसरा सही है कि पहला गलत है, जिस तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। यहाँ पर ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं कि एक दो सेम सेम लिखे हैं। ये ना करें कॉपी करें कि यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अच्छा यहाँ पर कोई गलती हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, कहीं गलत हो सकता है। ऐसे नहीं करना है, कॉपी करना है, इसको हटा दे। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखे हैं तभी कर पाओगे। इसका मतलब जो भी इसमें चारों सेंटेंस लिखे हैं, चारों के सारे क्या हैं, सही हैं। चारों सेंटेंस सही हैं। जब सही है तुरंत दिमाग में एक चीज बत्ती जलनी चाहिए, स्टार बनाने के हमने पॉइंट बताया था, क्या आना चाहिए, वाई का रिप्लाई आना चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अभी हम बताया, हमने पहले पॉइंट क्या बताया कि इन्फिनेटिव और जीरेंट क्या होते हैं। एक अगर कॉज है तो दूसरा उसमें इफेक्ट जरूर दिखेगा। अगर कॉज आपका है, अगर एक पहले कॉज दिख गया है उसके बाद में इफेक्ट दिखा है, इसका मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। अगर इफेक्ट पहले दिख गया है उसके बाद में आपका अगर कॉज दिखा है तो जीरेंट का प्रयोग करना होगा। समझ गए, दो बातें समझ गए होंगे। दूसरी बात हमने बताई है कि जो भी इन्फिनेटिव होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जीरेंट क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जीरेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्फिनेटिव किस पर डिपेंडेंट होते हैं, सब्जेक्ट पर होते हैं। मतलब दो बातें, दोनों की दो बातें बता चुके हैं। इसके बाद चलो दोनों बातों से अगर नहीं समझ में आया है, चलिए तीसरी बात समझ में आते हैं, समझाते हैं कि आखिर तीसरी बात में क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बी लाइक टू सिंग, यहाँ पर लिखा है टू सिंग, यहाँ पर लिखा है सिंगिंग। अगर ये बच्चा ये ना कह देना कि ये वर्ब है, कोई बच्चा होगा जो ज्यादा दिमाग लगा देगा अपना कि ये सर वर्ब तो नहीं है, सिंगिंग है, सिंग वर्ब होती है। अगर सिंग वर्ब है, अभी हमने बताया अगर वर्ब है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ेगी। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ती, कभी भी वर्ब की आईएनजी, कभी भी भाई वर्ब की आईएनजी अकेले नहीं आती है। वर्ब की आईएनजी कब आती है, जब भी इज आएगा, वाज आएगा, या आपका वर आ जाएगा, या आपका आर आ जाएगा, या आपका एम आ जाए, इसके बाद ही आती है। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब आती हैं, अकेले नहीं आती हैं। इतना ना दिमाग लगा जाना, इसको सही कर देना। पहला पॉइंट है। चलिए फिर क्या है, मतलब है कि बी लाइक टू सिंग, अब बी लाइक सिंगिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि लाइक, जो भी उसको गाना लाइक है, गाना को लाइक कर रहा है, कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यहां पर भी क्या है, यहां पर जो सिंगिंग है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस, पहला डिफरेंस यहां है कि बी लाइक टू अपना सेंस लगाइए, और यहां पर कि मतलब जो भी बी पर्सन होगा, जो बी है उसको क्या है, सिंग, गाना गाना पसंद है। यहां पर गाना नहीं गाना, उसको सुनना पसंद है। गाना जो मान लीजिए स्टेज पर लोग गाते हैं उसको देखना पसंद है। मतलब यहां पर क्या माइनस है, डिफरेंस है कि पहला डिफरेंस है यहां पर जो टू सिंग है, इसका मतलब है डिपेंडेंट है। खुद समझ जाइए, दोनों सेंटेंस लिखे हैं, आगे जब होगे खुद समझ जाओगे। अभी छोटे सेंटेंसेस हैं, कोई बात नहीं है, यहां पर समझ जाओगे कि इसका मतलब बी क्या है, बी का मन है कि बैठ के गाना गाएगा। मान लीजिए छोटी सी पार्टी है, यहां पर विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। यहां पर आप एक बैठे हुए हैं, एक आपका मित्र बैठा हुआ है, दो तीन आपके 3-4 मित्र होते हैं। मान लीजिए एक पास में बैठा है, एक दूर बैठा है, जाके कुछ है। तो ऐसा होगा, एक पर्सन ऐसा होगा, यहां पर मान लीजिए स्टेज है, वहां पर जो भी कुछ चल रहा होगा, नाच गाना चल रहा है, एक पर्सन के मन में ऐसा आएगा, यहाँ लीजिए ये पर्सन, मान लीजिए आप बैठे हैं, यहाँ पर जो 3 पर्सन बैठे हैं, इनका मन होता है सिर्फ इनको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना नहीं अच्छा लगता है, भले गा लेते हो अकेले में। कुछ पर्सन होते हैं जिनको अकेले में गाना अच्छा लगता है, लेकिन इस पर्सन को, ये भी 3 जो पर्सन होंगे, इनको गाना अच्छा लगता है, पर ये जो पर्सन है इसको गाना अच्छा लगता है। इसका मतलब उस पर्सन में बी, मान लीजिए चारों पर्सन को बी करेंगे, उसमें से कोई एक पर्सन होगा, उसमें से ये पर्सन है आप, इनको गाना पसंद है। बाकी ये चारों लोग में से ये 3 लोग जो बचे हैं, ये गाना पसंद नहीं करते हैं, इनको गाना सुनना पसंद है। यहां पर इनको गाना सुनना पसंद है। यहां पर भी बात आती है कि बी लाइक सिंगिंग की जगह डांसिंग कर दें, तब ज्यादा सही रहेगा। यहां पर भी टू सिंग की जगह टू डांस कर दें। अब ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप समझ गए हो कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ऊपर नाच गाना हो रहा है, इन 3 लोगों का बहुत अच्छा मन है, इनका गाने का आपका मन था, तो ये कहेंगे नहीं मेरा तो डांस का मन है, तो मैं तो इनके साथ डांस करेंगे। मतलब जितने भी लोग ऊपर डांस कर रहे हैं, इसका मतलब जो लोग डांस कर रहे हैं, जो भी डांस कर रहे हैं, इसका मतलब सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस के शौकीन है, और आप क्या है, डांस देखने के शौकीन है। दोनों का डिफरेंस समझ गए। अगर आप उस चीज के पर्टिकुलर शौकीन है तो आपका 2 + B1 इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन में आ रहे हैं तो उसमें प्रयोग करेंगे। चलिए बात आती है कि मान लीजिए आपका मन इसमें नहीं आया, समझ में नहीं आया, अब क्या करें कि सर मान लीजिए आपने 3 बातें बताई। एक तो इन्फिनेटिव जीरेंट, अगर कॉज है, कॉज पहले आया है, इफेक्ट बाद में दिख रहा है तो इन्फिनेटिव है। अगर इफेक्ट पहले दिख गया है, कॉज बाद में आया है तो जीरेंट हो जाएगा। दूसरा बताया है कि इन्फिनेटिव डिपेंडेंट होते हैं, जीरेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्फिनेटिव किस पर डिपेंडेंट होते हैं, सब्जेक्ट पर होते हैं। दूसरा सेंस से आप देख लीजिए कि सेंस समझ लीजिए, यहाँ पर सेंस आ रहा है जो भी पर्सन है उसको गाना पसंद है, यहाँ पर जो पर्सन बैठा उसको गाना नहीं
गाना सुनना पसंद है। यहाँ पर जो पर्सन है उसको नाचना पसंद है, यहाँ पर जो पर्सन है उनको नाच देखना पसंद है। चौथा पॉइंट आ गया है, जो इन्फिनेटिव होते हैं जितने भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इन्फिनेटिव किसका काम करते हैं? आपका मूड का काम करते हैं। मूड जानते हैं, आपका मूड खराब है, मूड मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन और मूड में ये होता है कि आपका मूड और इंटेंशन है क्या, आखिर मूड क्या है, इंटेंशन क्या है, मतलब। और जो जीरेंड होते हैं ये कैसी इंफॉर्मेशन होती है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट होते हैं। जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उनको हम जीरेंड में काउंट करते हैं, और जितने भी मूड और इंटेंशन होते हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं? 2+। जैसे हमने लिख दिया आई हेट, आई हेट। अब यहां पर एक बार लिखी हेट। अब ये देखिए कि हेट एक फैक्ट है, ऐसे काउंट कर लीजिए, एक फैक्ट है या आपका इंटेंशन है? इंटेंशन है। खुद बताइए कमेंट करके कि हेट आपका फैक्ट है या हेट हो गया आपका लव हो गया है, और डिसाइड हो गया है, डिसाइड हो गया है, हेट हो गया है, लव हो गया है, डिसाइड हो गया है। ये कुछ वर्ब्स होती हैं जी, हमेशा क्या करती हैं? इंटेंशन। कभी फैक्ट नहीं होता है। आप अगर किसी से घृणा करने की, फैक्ट नहीं हो गया अचानक आप किसी से प्यार करने लगे, कोई मिला आपसे, आप उससे घृणा करने लगे। अगर कोई मिला, आपने अचानक बैठे बैठे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। आपको अगर मान लीजिए कहीं पेपर देने जाना, तो आपका निर्णय पहले से होता है कि हम इस ट्रेन से जाएंगे, उस जगह पर रुकेंगे, आप डिसाइड कर चुके होते हैं, आप डिसाइड कर चुके थे। इनका मतलब है कि जब भी आपका इंटेंशन और मूड की बात हो, अब कभी नहीं भूलना, इसके बाद हमेशा 2+B1 बात करना। जब भी आपको लगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी का फॉर्म करना, उसके बाद वर्ब की आईएनजी लगाना। देख लीजिए, अब तो नहीं समझ रहे, अब तो 4 से 5 बातें बता दी हैं कि इन्फिनेटिव और जीरेंड पहचानना आप सीख गए। आइए इस पर 2 से 3 एग्जाम्पल कराने के बाद लेक्चर को ओवर करते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। अब 2 एग्जाम्पल में आपका है काम कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहले हम आपको देख लीजिए एग्जाम्पल क्या लिखे, हम बोल के बता रहे हैं। कमल वाज एफ्रेड फुलिश इन फ्रंट ऑफ द गेट्स। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका टू लुक, दूसरा ऑप्शन है आप लुकिंग। दूसरा एग्जाम्पल वही लिखा है, कमल वाज एफ्रेड हिज पेरेंट्स फॉर मोर मनी। यहाँ पर लिखा है टू आस्क, यहाँ पर लिखा है आस्किंग। दोनों ऑप्शन में आप पहले आप बताएंगे। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो जनरली ऑप्शन जरूर देंगे, उनको जरूर है ऑप्शन देना कि मान लीजिए जो भी ऑप्शन हो उन्हें बताना है। पहली बात, इतने कॉन्सेप्ट इसके बता चुके हैं कि ऑप्शन देना इसमें नहीं पता चलेगा। अब पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ें तुरंत आंसर लगा देंगे। इसका मतलब अफ्रेड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। अब बात आती है, ये एडजेक्टिव आ गया है, इसके बाद या तो इन्फिनेटिव आ गया तो जीरेंड आएगा। यहाँ इन्फिनेटिव रखा है, यहाँ पर जीरेंड रखा है, यहाँ इन्फिनेटिव रखा है, यहाँ पर जीरेंड रखा है, यहाँ पर जीरेंड रखा है, यहाँ पर आस्किंग नहीं, ऑफ आस्किंग होता है। होता नहीं है, वो बताएंगे क्यों होता है। अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ प्रीपोजिशन होता है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। कमल वाज अफ्रेड हिज पेरेंट, यहाँ पर ये आंसर आएगा। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन रखे हैं, मतलब कोई भी आ सकता है कहीं पर भी। इनमें दोनों में से आएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले उठा के नीचे रख दो, नीचे वाले नहीं, ऊपर इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा, नीचे इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा। बताइए क्या आ जाएगा, बोलिए, आंसर लगाने की कोशिश करें, ऑप्शन क्या होगा। बैठे नहीं, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें, और जितने कॉन्सेप्ट बताए उन्हें रिकॉल करें माइंड में, या कॉपी पर लिखें, उनको देखें और बताने की कोशिश करें। तो पहले वाले में आंसर क्या होगा? आप लुकिंग होगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? टू आस्क हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? ठीक है, फिर मान लीजिए इतनी बातें बताई हैं, फिर अभी बात बता देंगे आखिर क्यों होगा कि अफ्रेड फुलिश इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। यहाँ पर अफ्रेड लिखा है, हिज पेरेंट्स फॉर मोर मनी है। अब ये बताइए, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बताया? कॉज और इफेक्ट का बताया था। दूसरा पॉइंट बताया कि मूड और इंटेंशन वाला भी बताया था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? अब ये बताइए, यहाँ पर अचानक जब आपके पास अगर मान लीजिए मनी की, आपको मोर मनी की आवश्यकता होगी, तो आपके अचानक पैसे मांगने लगे नहीं, पता चल जाता कि आपके जेब में पापा से पैसे कम मांगोगे। आप खुद सोचो, पापा से पैसे आपको कम मांगने की जरूरत। मान लीजिए आप रूम पर यहाँ कानपुर में रूम लेके रह रहे हैं, आपके पिताजी हर महीने 4,000 रुपये आपको पे करते हैं हर मंथ हैं। अब आपके पास मान लीजिए 4,000 में 3500 रुपये खर्च हो गए हैं, तब आप ही तभी आप बोलना शुरू कर दें, पिताजी रुपए खत्म होने वाले हैं, पैसे डाल दीजिए, तभी तो आप आस्क करेंगे। इसका मतलब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है? उसका इंटेंशन है, मूड है। जो भी यहाँ पर कमल है उसका इंटेंशन है कि पिताजी को मोर, मतलब जने, इसका मतलब आप आस्किंग नहीं होगा, ऐसे पकड़ लिया है। कोई पॉइंट नहीं, तो जैसे भी पकड़ पाओ, चारे चीजें हैं, जरूरी नहीं होता एक ही चीज पकड़ो उसी पर बार बार चलते रहो। ठीक है, 2 से 3 चीजें आनी चाहिए, पता नहीं कहां पर कौन सी चीज कब तुम्हारे समझ में आ जाए, क्योंकि जनरली सबका माइंड अलग अलग होता है। हमने 4 बातें बताई, किसी को पहली बात अच्छी लगी हो, किसी को दूसरी लगी होगी, किसी को तीसरी लगी होगी, किसी को चौथी बात लगी होगी, वो तो सबके अपने, इसीलिए सारी बातें बताई जाती हैं। दूसरा यहाँ पर आए तो टू लुक होगा तो आप लुकिंग होगा। अब तो पता चल गया कि टू लुक क्यों नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर जो है कि आप एफ्रेड हुए हैं, पुलिस इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। गेस्ट को देखने के बाद आप अचानक, इसका मतलब गेस्ट आपको बता के
जो अगर आते तो यहाँ पर टू लिख लगाते। इसका मतलब है कि आप अफ्रेड हुए हैं गेस्ट को देखकर। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि गेस्ट अचानक आए, उनको देखकर आप डरे नहीं, मतलब भौचुक्के हो जाते हैं। आप अचानक से आपके घर में मौसा जी आ जाए या मामा आ जाते हैं, वो बगैर बताए आ जाते हैं, तो आप गेट अरे मामा आप, तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, अचानक से देखने लगते हैं कि आप अचानक से आ गए। मतलब है लुक एक वर्ब, स्टेटिव भी वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये लुक वर्ब तो स्टेटिव होती है। हम किसके लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर टेंस नहीं बना रहे हैं। लुक स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यू नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर ये जीरेंड के फॉर्म में है। कैसे आगे ऑप्शन है, इस तरीके की चीज़ों को आगे और कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल है टारगेट पे दबे, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर इसके पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ का मतलब उसमें क्वेश्चंस होंगे 25 से 30 जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करना, और जिसमें भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मैसेज करना व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए 9415700860, इस पर आप मैसेज करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हो पीडीएफ में स्क्रीनशॉट लेकर, कोशिश करें कि क्वेश्चंस को नोट डाउन ना करें, लिखे नहीं, अपने हैंड से ना लिखे, क्योंकि लिखने में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है। इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, मैथ में लैंग्वेज का बहुत खेल रहता है, इंग्लिश में भी। जैसे इंग्लिश मैथ में चलिए आप एलजेब्रा लिख लो, कोई समस्या नहीं होती है। जैसे आपने परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा है, तो वहां पर बात बात में ही क्वेश्चन बदल जाता है। एक क्वेश्चन में कितनी प्रकार से लैंग्वेज जैसे मर्ज करोगे उसी हिसाब से। इस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन भेजेंगे, उन क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन अगर नहीं लगेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन जो भी हम इन्फिनेटिव और जीरेंड पर देखेंगे। कल का लेक्चर आप लोगों का किस पर होगा, हु, हुम, विच, इनका क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम बताएंगे इनका प्रयोग इंग्लिश में कहाँ कहाँ करते हैं, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगे तो लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे काफ़ी लोगों को भी लाभ मिले। जो भी लोग इंतजार कर रहे हो, मान लीजिए आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो फॉरवर्ड इसलिए किया जाता है कि आखिर आगे जो लोग बैठे हों उनके तक ना जो चीज़ पहुँची, उन्हें का पता अच्छा लगे, वो आगे लोगों को भेजेंगे। बाकी आज की बात यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।